हमारे साथ पूर्व एसीपी वेद भूषण सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे तमाम मुद्दों को लेकर? हालांकि इससे पहले भी आपने इन मुद्दों पे चर्चा किया है। सवाल यही है कि क्या वाकई में भरत भूषण का जो है वहां पे इनकाउंटर कर दिया गया? तमाम मुद्दों को कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिया, बल्कि जो पिटीशन थी उसको निरस्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि एक प्रक्रिया के तहत तमाम जांच और तमाम इस तरह की चीज़ें होती हैं। उस पर सोशल मीडिया में हंगामा करना या क्यास लगाना, अंदाज लगाना, एविडेंस अंदाज और क्यास से नहीं, सबूत से चलते हैं, सरकमस्टांसिस से चलते हैं। जिस तरह से भरत भूषण तिवारी को एनकाउंटर को लेकर सवाल पैदा किए जा रहे हैं, तमाम जितने भी आज तक एनकाउंटर हुए हैं सभी पर कुछ ना कुछ सवाल, कुछ ना कुछ विवाद होते हैं। परंतु ये जो विवाद है, चूँकि बिहार में कुछ सियासी मामला ज़्यादा है और फैक्ट्स कम लोग जानकारी में हैं। इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ये कोई इस देश का कानून इजाज़त नहीं देता कि आप खुलेआम रिवॉल्वर बिना लाइसेंस के लेके और दिखाएं, पुलिस वालों को तड़ी मारें और सिस्टम को रैंसैक करें कि बोलो जो मैं कहूँगा वो करेंगे। कल को तो जितने कॉकरोच पार्टी वाले, जितने जेंजी वाले बैठे हैं, सब लड़के लड़की रिवॉल्वर, चक्कू और बंदूक लेकर सड़कों पर निकल पड़ेंगे। जो हमें तो ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम से गलत जाकर उसने काम किया, गलत ही नहीं, उसका आपराधिक कृत्य है। पुलिस वालों की तरफ फायरिंग कर रहा है, उस विषय को कोई नहीं देख रहे कि यदि उसका ट्रिगर दब जाता और पुलिस वाले की जान चली जाती तो पुलिस वाले की जान की कोई कीमत नहीं होती। ठीक है, उस मामले के अंदर थाना अध्यक्ष समेत जो वहाँ के एसीपी हैं, एसडीपीओ हैं और तमाम पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, जांच जारी है। बल्कि इस मामले में 3 एफआईआर हुई हैं। अब कितनी ट्रांसपेरेंसी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मना किया है, इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके अंदर जितने भी इस तरह के एनकाउंटर्स होते हैं उसके अंदर वो एक जांच की रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर वहाँ पर जाती है, वो तमाम पक्षों को सुनते हैं, तमाम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। उसके अलावा इस तरह के जब एनकाउंटर होते हैं तो उसमें मजिस्ट्रियल जांच का एक आदेश होता है, एक प्रक्रिया होती है जो भी इस मामले के अंदर की जा रही है। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है, 3 मुकदमे हैं, उसकी तमाम की इन्वेस्टिगेशन विवेचना की जा रही है। इसमें जो ऑनलाइन जिस तरह से भरत भूषण तिवारी को दिखाया गया था कि अपनी मांगों को दबाव बनाने के लिए, बल्कि सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए वो एक धमकी दे रहा था सरकार को कि या तो जो नदी का कटाव है उसको आप रिपेयर करो, मरम्मत करो, देश में बिल्कुल संवैधानिक होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, सभी लोग चाहते हैं क्रांति हो, ऐसे क्रांतिकारी बहुत सारे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी फौज जो कॉकरोच पार्टी के रूप में जंतर मंतर पर बैठी हुई है, जिनको परमिशन केवल 1 दिन की थी और 10 से 5 की थी, परंतु आज तक भी 150 आदमी वो कॉकरोच की तरह वहाँ पर मंडरा रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम नहीं चलता। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है हिंदुस्तान। यहाँ एक कानून है, संविधान है, तमाम तरह के प्रोसीजर्स हैं जिनके हिसाब से ही देश चलता है। यदि इस तरह सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों की डायरेक्ट सुनवाई करने लगे, सुप्रीम कोर्ट तो सब्जी मंडी हो जाएगी, मछली बाजार हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट मना कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा एक निर्णय है, आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि जो सामान्य प्रक्रिया है उसके तहत जांच होगी। उसके बाद यदि पुलिस वालों को दोषी पाया जाएगा तो पुलिस वालों के खिलाफ भी इसमें कन्विक्शन हो सकती है, सजा हो सकती है, ट्रायल हो सकती है। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर एक बहुचर्चित केस जिसमें एसीपी राठी, मेरे ही रैंक के एक अधिकारी थे, वो 24 साल बाद जेल से निकल कर आए क्योंकि उनकी गलती से एक बेगुनाह की जान चली गई थी। भरत भूषण तिवारी प्राथमिक दृष्टि पर कोई भी बेगुनाह नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथ में रिवॉल्वर जिस तरह से लहरा रहे हैं तो उसको एक साधारण प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जा सकता। और ये कहना कि उनके खिलाफ पहले कोई अपराध नहीं था, ये उसको कोई क्लीन चिट नहीं देता है। मैं पहली बार कोई एक आदमी किसी का मर्डर कर दे तो उसको कहा जाएगा इसका पिछला बैकग्राउंड नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसा कानून में सिस्टम नहीं है। वो केवल छोटे अपराधों के लिए होता है जिनके अंदर कोई प्रायश्चित करने का मौका या उसको सुधार करने का मौका दिया जाता है। तो उसका कानून में प्रोविज़न है कि ऐसे अपराधी को अपराधी की निगाह से ना देखकर एक सामान्य नागरिक जो कि उत्तेजना के वश ऐसा कर गया है। परंतु तिवारी तो बिल्कुल काफ़ी टाइम से उसने कट्टा कहीं से प्रकौर किया होगा, तमाम चीज़ें उसके संज्ञान में आई हूँ। उससे पिछली भी उसकी पृष्ठभूमि निकाली जाएगी कि वो किस तरह के लोगों के संपर्क में था, क्योंकि फेसबुक पर ऑनलाइन आना हर एक के बस की बात नहीं है, ना इन चीज़ों के बारे में कोई अवेयर होता। पहली बार जब ये मामला आया ऑनलाइन का फेसबुक पर तो न्यूजीलैंड के अंदर आया था। न्यूजीलैंड में एक मुस्लिम आदमी ने चर्च के अंदर घुसकर अपने आप को ऑनलाइन दिया और शूट आउट
चालू कर दिया। तो इस तरह की जो प्रेरणा है ये जैन जी लेता है, ये जैन जी इस देश को बिल्कुल मंजूर नहीं है। देश संविधान है, एमएलए, एमपीज, काउंसलर, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, तमाम तरह की कोर्ट्स की प्रक्रियाएं हैं। उस प्रक्रिया के तहत ही आप न्याय ले सकते हैं। आप रातों रात न्याय लेना चाहें या रातों रात अपने आप को हीरो बनाना चाहें तो हीरो बनाने का ऐसा सिस्टम नहीं है। आपके अंदर प्रतिभा होगी, आप एमएलए का इलेक्शन लड़िए, आप एमपीज का इलेक्शन लड़िए, आप अपनी बात पार्लियामेंट में उठाइए। देश में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता हुए हैं। सवाल तो ये है ना कि जिस तरीके से भरत तिवारी को लेकर लगातार ये बातें कही जा रही है, ठीक है, हम कुछ देर के लिए मानते हैं कि भरत तिवारी क्रांतिकारी नहीं था, लेकिन जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए क्या एमएलए और एमपी होना जरूरी है? क्योंकि जुडिशियली से आप जानकार हैं। बिल्कुल नहीं है। जनहित के मुद्दे उठाने के लिए एक आम आदमी भी उठाता है, मैं भी उठाता हूँ, आप भी उठाते हैं, आप एक चैनल चला रहे हैं, आप भी इन मुद्दों को उठाते हैं, परंतु उसका तरीका ये तो नहीं कि मैं रिवॉल्वर निकाल के चलाऊं के बाद मेरी बात मानी जाए। आत्मसमर्पण भी तो कर दिया। नहीं, उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। जब उसने वो रिवॉल्वर गन जो भी उसके पास था उसने फेंक दिया, उसके बाद वो ऑफलाइन हो गया है। उसके बाद कुछ पक्ष का कहना है या पुलिस पक्ष का कहना है कि उसके बाद उसने दोबारा गन उठाई है। तो वो जो बीच का गैप है वो या तो कोई वहाँ पर कोई आई विटनेस हो, वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा हो, कोई डिजिटल इम्प्रिंट हो इस तरह के कि उसने दोबारा गन उठाई या नहीं उठाई। पहली बार भी उठाना गलत था, दोबारा उठाकर यदि उसने गन पुलिस की तरफ तानी है तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय गोली चलाने के। और गोली मारी गई थी इसलिए नहीं कि उसका मर्डर करना था, इसलिए कि वो जो रिवॉल्वर गन था वो किसी को, आम आदमी को भी नुकसान ना पहुँचाए, पुलिस वाला तो छोड़ो, इसलिए उसका जो एनकाउंटर या उसको जो गोली की गई थी उसकी जांच की जा रही है। एक प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी, तमाम चीज़ें संज्ञान में आएंगी, कोर्ट उसके अंदर कॉग्निजेंस लेगी, ट्रायल होगा, पुलिस वालों की गलती होगी, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है जिससे वो इस जांच को प्रभावित ना कर सकें। फॉरेंसिक रिपोर्ट और जो वहाँ पे मृत्यु के बाद जो उसका पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट ये कह रही है कि ठीक है, अब जुडिशियली के तहत यदि भरत तिवारी की गलतियाँ थी, अगर उसका एनकाउंटर होना था तो ऐसे में सबसे पहले, क्योंकि आप जुडिशियली से जुड़े हुए हैं, तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, कानून व्यवस्था क्या अपने चरम सीमाओं पे है इसको भी भली भांति समझ रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या भरत तिवारी को पाँव में गोली मारा गया? हालांकि कहा जा रहा है कि पाँव में गोली मारा गया, लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उसके अंडकोश में भी गोली मारा गया था, पेट के नीचे भी गोली मारी गई थी। तो ये ट्रिकी पॉइंट जो है वो समझ में नहीं। देखिए, एरर ऑफ जजमेंट किसी से भी हो सकता है। अमेरिका में देखा आपने, अमेरिका के प्रेसिडेंट जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे उनके ऊपर एक आदमी ने अटैक कर दिया, गोली चलाई, बाल बाल वो ट्रंप बच गए, झुक गए, या किसी उनकी अच्छी तकदीर थी, अच्छा नसीब था उनका, परंतु वहाँ के पुलिस वालों ने सीधा उठाकर गोली मार दी, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग इस तरह की सीधा उठाकर गोली मारना है। वहाँ इस तरह का हंगामा नहीं हो रहा, कोई इतना दूध का धुला हुआ नहीं था कि जो रिवॉल्वर लेकर पुलिस वालों को धमका रहा था वो भी दिखा रहे हैं, 3-3 पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। तो इस तरह के अपराधी को, चाहे वो पहली बार उसने अपराध किया हो, ये अक्षम्य है, किसी भी तरह से उसको माफ़ नहीं किया सकता। ठीक है, यदि पुलिस की एरर ऑफ जजमेंट है उसके बारे में तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं, और पहले भी इस तरह के मामले आए हैं कि गलती से, मिस्टेकन आइडेंटिटी से गोली मार दी गई है। बल्कि यदि उसने पुलिस की तरफ गोली चलाने की कोशिश की थी या दोबारा कर रहा था तो बिल्कुल सही मारी, बल्कि अंडकोश पर ना मारकर उसको सीधा छाती में गोली या सिर में गोली मारनी चाहिए थी। यदि एक पुलिस वाला या मैं मर गया और मेरे पास गन है तो मेरी गन का क्या फ़ायदा? ये जो गन रिवॉल्वर दी जाती हैं ये सजाने के लिए नहीं है, थानों में आप मालखानों में सजाएं, उनको डेकोरेट करके रखें, वो इसलिए है कि जब मौका लगे तुरंत उठाओ और तुरंत शूट आउट करो। तो इसलिए बिल्कुल जस्टिफाइड है। हाँ, यदि पुलिस वालों से कोई गलती हुई है तो उसका हिसाब किताब भी होगा, उसमें जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है कि रातों रात एकदम, हाँ, धरना प्रदर्शन, पटना के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कूद पड़ी। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने काम हो सकते हैं, उनके वोट के और निशाने हो सकते हैं, परंतु इस मुद्दे पर जो राजनीति की जा रही है उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इस सारे मामले पर तमाम सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, तमाम प्रक्रिया के तहत जांच होगी और जब रिपोर्ट आएगी तब फिर हम और आप दोबारा इस पर बहस करेंगे। विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि यही सम्राट चौधरी के कार्यकाल में नीट के छात्रा के साथ रेप होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। शहाबुद्दीन जैसा एक बहुत बड़ा वर्तमान काल, भविष्य काल और पूरे काल में जो है ऐसा एक गुंडा रहा जो राजनीतिक में भी अपनी दखल दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, उसको कारावास हुआ। लेकिन भरत भूषण क्या इतना बड़ा अपराधी था कि आप उसको शूट एंड साइड कर दीजिए? बिल्कुल, यदि कर देना चाहिए थे। पुलिस वालों पर गोली चलाई है, तब चाहे वो पहला भी अपराधी है, शहाबुद्दीन और आजम खान जितने भी क्रिमिनल, ये तो महा क्रिमिनल हैं, ये तो है ही हैं। परंतु यदि कोई फर्स्ट टाइमर भी है और यदि पुलिस पर हथियार वो तान दे तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय गोली मारने के। मैं होता तो मैं भी यही काम
काम करता, मैं सीधा उठाकर, उन्होंने पैरों में गोली मारी, मैं बिल्कुल आमने सामने से गोली मारता। यदि मेरी जान चली गई और मुझे सरकार ने रिवॉल्वर असला दिया, इसलिए दिया है कि मैं अपना डिफेंस कर सकूं, मैं पब्लिक का डिफेंस क्या कर सकूं। यदि भरत भूषण तिवारी किसी इनोसेंट आदमी को, अपने गांव के आदमी गोली मार देता, तो फिर पुलिस पर सवाल पैदा होते कि असला कहां से आया, कैसे उसने गोली चला दी। पुलिस बेकार हो गई है, निकम्मी है पुलिस, बिहार के निष्क्रिय हो गई है पुलिस। तो बिल्कुल जो सही है प्रक्रिया के तहत हुआ है, और जो भी जांच होगी वो सबको मंजूर होगी। अदालतें हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मजिस्ट्रियल जांच है। यदि आपका संस्थाओं में विश्वास ही नहीं उठ गया है तो इस देश में ऐसे आदमी को रहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा उसको इंतजार करना पड़ेगा, जो भी उसका गंतव्य देश है वो जाकर रह सकता है। ये डेमोक्रेसी से देश चलेगा, गन के सारे ये देश नहीं चल सकता। भूषण सर, भरत तिवारी अपने पूरे लाइव सेशन में लगातार जो है नेताओं पे कटाक्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि जिन नेताओं को, जिन प्रतिनिधियों को हम चुनकर सदन में भेजते हैं, विधानसभा हो, लोकसभा हो, उनमें हम भेजते हैं, लेकिन वही हमसे झूठे वादे करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आज के समय में जो नेता आम जनमानस से, आम जनता से झूठे वायदे करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट की रणनीति के लिए, उन पर भी इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, वो बिल्कुल जैनजी की तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह से नेपाल, बांग्लादेश के अंदर, तमाम कंट्रीज़ के अंदर जैनजी काम कर रही है। आगजनी, लूटना, खसोटना और तमाम वहाँ पर क्रियाएं होने था, उससे देश बदला तो नहीं गया। एक क्रांति आई थी, बाबा अन्ना हजारे यहीं पर बैठकर धरना दिया था, और उसकी जो नतीजा उसका बच्चा था केजरीवाल था। आपने देखा शीश महल देख का, एक के एक बदले शराब फ्री मिल रही है। तो क्या आप ऐसी दोबारा से ऐसी राजनीति चाहते हैं कि जहाँ यंग आदमी आकर बैठ जाएं और फिर एक के साथ 4-4 बोतल का इंतजार कर रहे हैं? तो ऐसी नेतागिरी नहीं चाहिए। आपको यदि नेतागिरी करने का शौक है, आप पार्लियामेंट में चुनकर आइए, आप क्रांति लाइए इस देश के अंदर, परंतु संविधान के तहत बुलेट के थ्रू नहीं, बैलेट के थ्रू लाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। बाकी भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर जो है आपकी क्या सामंजस्य है, आप क्या कुछ जानना चाहते हैं इस बात को, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मीडिया यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।